जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या? कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सर। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो सीरीज है रोज रात के 8 बजे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित रहेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको बनेंगे या फिर जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे फुल डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल से आपको हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। पहला सवाल कहा था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। महात्मा गांधी और इरविन के बीच, महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसे क्या? दिल्ली समझौता, ठीक है। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं और गांधी इरविन समझौता बोले या फिर दिल्ली समझौता बोले। ये कब हुआ, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। अब इसी से यहां से सवाल बन जाता है गोलमेज सम्मेलन के बारे में, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 1930 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ये 1931 में होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। यानी लगातार 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन चला। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सर 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन सर 1932 में हुआ, ठीक है। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। यहां से सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो जो कांग्रेस जो था वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कांग्रेस, ठीक है। और वो भी कांग्रेस की तरफ से कौन दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। कौन लिए थे? गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म फैक्ट बनता था उन सभी हम एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बता दिए, ठीक है। आप बता दीजिएगा कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना सर। यानी औरंगजेब के बाद उसका सिंहासन पर कौन बैठा था, तो औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था मुहम्मद मुअज्जम। क्या नाम था? मुहम्मद, मुहम्मद मुअज्जम, 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 ठीक है। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनता है कौन? मुहम्मद मुअज्जम, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। और औरंगजेब का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था बहादुर शाह, ठीक है। इसे बहादुर शाह भी कहते हैं। किसे? मोहम्मद मुअज्जम को बहादुर शाह भी कहते हैं, जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था, ठीक है। औरंगजेब जो है अपने मन से एक उपाधि धारण कर लिया था आलमगीर का। किसका? आलमगीर। आलमगीर नाम सुने होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सर? तो आलमगीर का मतलब होता है सर विश्व विजेता। क्या? विश्व को जीतने वाला विश्व विजेता होता है, ठीक है। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना, तो औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुहम्मद मुअज्जम बना। मुहम्मद मुअज्जम का ही अन्य नाम बहादुर शाह है
और औरंगजेब जो है अपने मन से एक उपाधि धारण कर लिया जिसको बोलते हैं आलमगीर, और आलमगीर का मतलब ये होता है विश्व विजेता। अब से यहाँ पे सवाल पूछ देगा कि औरंगजेब का पिता का क्या नाम था, यानी औरंगजेब भी किसी का बेटा होगा, तो औरंगजेब का पिता का नाम क्या था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटा था, दारा शिको, पहला था दारा शिको, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा था शाह शुजा और चौथा था मुराद। ठीक है, जिसमें औरंगजेब सबसे कट्टर था और मुगल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इस शाहजहां का बड़ा बेटा ये दारा शिको था, विद्वान था, और अनपढ़ में अकबर था। ऐसे इतिहास गवाह है, यानी इतिहास कहता है। ठीक है, तो इतना आप इस पॉइंट से रिलेटेड सवालों को आप याद कीजिएगा या फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस को पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपको बता दें कि रविंद्रनाथ आर एन टी के भाई एस एन टी। ठीक है, तो रविंद्र आर एन टी का मतलब क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सुरेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सुरेंद्रनाथ टैगोर ने 1864 में, कब? 1864 में भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? 1864 में। ठीक है, उसके बाद इनका जो जन्म है वो 1842 में हुआ था। किनका? सुरेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1842 में कोलकाता शहर में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का भाई सुरेंद्रनाथ टैगोर 1864 में भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय बनते हैं और सुरेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1842 में कोलकाता शहर में होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न से इन्हें भारत रत्न कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न 1913 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक का नाम है गीतांजलि, इस बात को भी याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का राष्ट्रीय गान का जन्मदाता माना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार जनगण मन जो है ये 27 दिसंबर, कब? 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न 1913 में दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था सर, वो हम कवर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, यानी किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। तो आपको उसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, MT एवरेस्ट, EVREST। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, तब माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा क्यों कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आपको जाहिर सी बात है, भारत का पड़ोसी देश अपना नेपाल के पास है। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। तो नेपाल के लोगों के द्वारा माउंट एवरेस्ट जो है सागर माथा कहलाता है, यानी कि नेपाल के लोग जो है वो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है, और सागर माथा कहने का मतलब क्या है? तो सागर माथा कहने का मतलब होता है स्वर्ग की चोटी। किसकी चोटी? स्वर्ग की चोटी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं और सागर माथा का मतलब स्वर्ग की चोटी होता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं भैया? तो माउंट एवरेस्ट को जो चीन के लोग हैं वो चेमालुंगमा कहते हैं। लुंगमा ऐसी बोलिए से पता चल रहा है कि सही में चीन्हे वाला बोला होगा। तो माउंट एवरेस्ट के चीन के लोग चेमालुंगमा कहते हैं, और चेमालुंगमा का मतलब होता है घाटी की देवी। घाटी की देवी होता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,849 मीटर है, ये बढ़ते भी रहता है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नेपाल के लोग कहते हैं, जिसे स्वर्ग की चोटी भी कहते हैं। चीन को लोग चेमालुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब घाटी की देवी होती है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। और एक और सवाल पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उनका नाम है बछेंद्री पाल। उनका क्या नाम है? बछेंद्री पाल नाम है, जो कि भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नार्गे तेंजिंग थे और एडमंड हिलेरी थे। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए 1857 की क्रांति जो है, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसे क्या? सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसे सैनिक क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ये सैनिकों के द्वारा खास कर था। साथ में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं भारत में आजादी में ये बहुत बड़ा ही रोल मॉडल अदा किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति कब हुई? तो 1857 की क्रांति का शुरुआत जो है वो 10 मई से होता है। 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। कौन सा? मेरठ शहर से। ठीक है, तो 1857 की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 के उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से शुरू होता है। और 1857 की क्रांति के जो मेन रोल मॉडल होते हैं वो होते हैं मंगल पांडे। कौन होते हैं? मंगल पांडे होते हैं। और मंगल पांडे जो थे, ये पैदल सेना के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हुआ करते थे, यानी सिपाही थे। 34वें नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है। एक का नाम था बाघ और एक का नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उनके बाद फिर इन्हें फांसी दे दिया जाता है। और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? इंग्लैंड का पीएम कौन था? ये सवाल बनता है। तो 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम पामस्टन था। कौन था? पामस्टन था। और 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सैनिक क्रांति भी कहा जाता है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से माना जाता है। इसका मेन रोल मॉडल मंगल पांडे हैं, जो पैदल सेना के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हुआ करते थे। और उस वक्त 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम पामस्टन हुआ करता था। और 1857 के क्रांति के वक्त भारत का वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद यहां से नोट कर लीजिए और हम कुछ बता देते हैं। और आपसे पूछ देगा कि 1857 की क्रांति का शुरुआत बिहार से कौन किया? तो बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर गांव से बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह जो हैं ये शुरुआत करते हैं बिहार से। ठीक है, और पटना से पीर अली करते हैं। इनके नाम पर ये पार्क भी है जो कि गांधी मैदान के ही सटे हुए है। ठीक है, तो बिहार से आरा जिला से जगदीशपुर गांव से बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं और पटना से पीर अली करते हैं। इनके नाम पे पार्क भी है। ठीक है, तो यहीं तक जो था सवाल, यहीं तक था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज आपको लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।